हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं और चूंकि उनके पास समय बहुत कम है, इसलिए हम चाह रहे अरे हैं कि उस समय का योगेश भरपूर जी से आज मैं इस्तेमाल कर सुनना लें। चाहता हूँ, जी बिल्कुल। योगेंद्र जी, आप जी जी क्या मुकेश जी, माफ कीजिए, क्या थोड़ी देरी हो प्रतिक्रिया? गई आने में जी। जी कोई बात नहीं। क्या प्रतिक्रिया है? ये महाराष्ट्र में तो सबको उलझन में डाल दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत का जो फासला है, वो जरूर हैरान करने वाला है। और उसके बारे में सवाल भी उठेंगे, ने उठाए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ एविडेंस जब अगर वो दे पाएंगे, तभी उस पर गंभीरता से चर्चा की जा सकती है। अभी की स्थिति में तो मान के चलना होगा कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वही जनता के आंकड़े हैं। तो महाराष्ट्र में जो बीजेपी गठबंधन महायुति की जीत का मार्जिन है, वो हैरान करने वाला है। लेकिन महायुति की जीत अपने आप में कम से कम मुझे हैरान करने वाली नहीं है। ये हरियाणा वाली स्थिति नहीं है, जहां आखिरी दिन तक हमें लग रहा था कि नहीं, कांग्रेस शायद काफी क्लियरली आगे चल रही है। महायुति महाराष्ट्र में वो स्थिति नहीं थी। अ, देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो मेरी अपनी समझ में, लोकसभा में इंडिया गठबंधन जीता, बहुत बड़ी जीत जीता, ऐसा हम सबको लगा। लेकिन वास्तव में यदि आप वोट देखते, तो वोट में केवल 1% का फर्क था। दरअसल 1% से भी कम की लीड थी इंडिया गठबंधन के पास। लेकिन 1% से कम लीड वाले बड़े कंफर्टेबली कॉम्प्लेसेंट होके बैठ गए, अरे भाई मारा, ये तो जीत लिया। तो मैं समझता हूँ पिछले 3-4 महीनों से चुनाव की तैयारी की बजाय मुख्यमंत्री बनने की तैयारी चल रही थी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये वाला खेल ज्यादा चल रहा था। बीजेपी को कैसे हराया जाए, ये खेल कम चल रहा था। उधर बीजेपी ने, इतना मानना होगा, बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 4 तरह की रणनीतियां महाराष्ट्र में की, और वो चारों लगभग कामयाब हो गई। एक साथ तीनों चारों कामयाब हो गई। पहली रणनीति थी कि सरकार की तिजोरी खोल दो, सत्ता में बैठे हो, तिजोरी खोल दो, लाडली बहन, बेरोजगारों को कुछ, किसानों को कुछ। प्रत्येक दिन 105 जीआर इशू किए हैं शिंदे गवर्नमेंट ने पिछले 2 महीने में, अपने आखिरी 2 महीने में। तो एक तो ये था कि सरकार का इस्तेमाल करते हुए हर एक को कुछ ना कुछ बांट दो, किसी के मन में गिला शिकवा ना रह जाए, पहली बात। जिसके चलते एक जो बड़ा फायदा हुआ कि सरकार ने जो दाग था अपने ऊपर, धोखे की सरकार, गद्दार होने वाली सरकार, उस दाग को काफी हद तक मिटा दिया। दूसरी रणनीति थी कि भाई मराठा का वोट तो ज्यादा मिलेगा नहीं, और उधर जो मराठा आंदोलन था उसने भी अपने कैंडिडेट वापस ले लिए। तो अब ओबीसी को मोबिलाइज करो। तो मराठा वर्सेस ओबीसी का कार्ड बहुत खुल के खेला बीजेपी ने, और अभी एग्जैक्ट परिणामों में देखेंगे। मैं समझता हूं कुल मिला के बीजेपी उसमें सफल हुई। इसी का दूसरा हिस्सा था कि दलितों का, जो महाराष्ट्र में दलितों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, 11% के करीब ही है, लेकिन और उसका जो ऊपरी हिस्सा है, महार बुद्धिस्ट जो है, वो तो कांग्रेस के साथ है। तो सब कोटा की रणनीति से हम जो लोअर दलित हैं, अति पिछड़े दलित जो हैं, उनको अपने साथ करें, इसमें भी बीजेपी कामयाब रही। तीसरी रणनीति थी कि ओवरऑल कम्युनल कार्ड बटेंगे तो कटेंगे और ये सब। अब मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या बीजेपी इसमें कामयाब हुई, क्योंकि लोकल लेवल पे खुद बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के सहयोगियों ने खुल के कहा कि ना ना ना, ये महाराष्ट्र में मत कीजिए, ये चलता नहीं। तो अभी क्लियर नहीं है कि क्या ये कामयाब हुआ कि नहीं। लेकिन चौथी जो बीजेपी की रणनीति थी, वो ये थी कि इलेक्शन को पूरी तरह फ्रेगमेंट कर दो, इतने उम्मीदवार खड़े कर दो, ऐसी ऐसी पार्टियां खड़ी करवा दो, ताकि वोट बढ़ जाए। हमारा वोटर हमें छोड़ के नहीं जाएगा, बाकियों का वोट बढ़ जाए तो काम चलेगा। इसमें भी बीजेपी सफल हुई। और जो पांचवी और आखिरी चीज हमेशा बीजेपी की जेब में रहती है, वो ये है कि इनके पास एक संगठन है, कार्यकर्ता हैं, वोटर लिस्ट में कटवाने का भी इंतजाम रहता है, पोलिंग बूथ पर भी कुछ करवाने का इंतजाम रहता है, माइक्रो मैनेजमेंट रहती है। ये सब, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड चीजें हैं। तो इन 5 चीजों का सहारा लिया, जिसमें से 3, 3.5, 4 जरूर काम की, तभी इतनी बड़ी विजय आई। और इसके मुकाबले में जो इंडिया गठबंधन था, उसके पास कोई बड़ी रणनीति थी नहीं। ये पांचों चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं थी, सारी दुनिया इनके बारे में जानती थी। लेकिन पिछले 4-5 महीनों से क्या किया था इंडिया गठबंधन ने, आखिरी दिन तक वो अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे थे। क्या मुख्यमंत्री का एक चेहरा पेश किया जाना चाहिए, इसका फैसला अंततः नहीं हो पाया। एक कलेक्टिव मैनिफेस्टो इशू नहीं कर पाए। तो एक महाराष्ट्र का वोटर अगर देखे कि भाई मैं आपको क्यों वोट दूं, इसका उत्तर देने में एमबीए असफल रहा। ये बात ईमानदारी से कही जानी चाहिए और इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। जी, लेकिन योगी जी एक सवाल, ये क्या इस पूरी हार में
कांग्रेस की भूमिका बहुत बड़ी है क्योंकि उसके वोट परसेंटेज 7% के आसपास गिरे हैं और उसका परफॉर्मेंस वर्स्ट रहा है। मतलब 102 सीटों पर चुनाव लड़ी है, केवल 19 पर जीतती हुई दिख रही है अभी रुझानों में। तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा डिबेकल है जो उसने महाविकास आघाड़ी को भी प्रभावित किया। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये बराबर के दलों का गठबंधन नहीं है। ये कांग्रेस के इर्द-गिर्द बना हुआ गठबंधन है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और जाहिर है कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवारी लेनी होगी। जब जीते तो सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस को मिला, तो जब हारेंगे तो सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी कांग्रेस के पास आएगी ही आएगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, झारखंड में नहीं थी। झारखंड में लीड कर रहे थे जेएमएम। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, तो स्वाभाविक है कांग्रेस की एक तरह की ज़िम्मेवारी थी। हालाँकि सबसे वरिष्ठ नेता वहाँ शरद पवार हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टी के नाते कांग्रेस की ज़िम्मेवारी थी कि सबको इकट्ठा करे, सबको एक साथ लाए। अगर किसी कांग्रेस के बाहर के नेता को प्रोजेक्ट करना हो, तो बड़े दिल से कांग्रेस के बाहर के नेता को प्रोजेक्ट करे और वो करे। लेकिन आखिरी दिन तक, जहाँ तक मेरी सूचना है, कांग्रेस के नेता इस फेर में थे कि कांग्रेस ज़्यादा सीटें लड़े और जब हम जीतेंगे, क्योंकि जीत के बारे में तो आश्वस्त बैठे हुए थे, जीतेंगे तो हमारी सीटों की संख्या कहीं शरद पवार या खासतौर पे शिवसेना से कम ना हो जाए। खेल ये चल रहा था कि किसकी सीटें ज्यादा आए ताकि चीफ मिनिस्ट्री का दावा हमारा महत्वपूर्ण रहे। अब ये खेल तमाम खेले जाते हैं स्थानीय स्तर पर, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय दल होने का एक फायदा जो हो सकता था वो यही था कि कोई फोन करके कहता कि नहीं नहीं ये सब छोड़ो, बड़ा मामला है, इस वक्त इस पे फोकस करो। वो नहीं हुआ, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस को जिम्मेवारी लेनी होगी। झारखंड में भी देखिए जो सफलता है, अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो जब मैंने चेक किया था आधे घंटे पहले, तो जेएमएम का स्ट्राइक रेट लगभग 3/4 था। 4 में से 3 सीट जो लड़ रहे थे, 4 में से 3 जीत रहे थे। कांग्रेस का आधे से कम था। कांग्रेस का एक जब समय 1/3 दिख रहा था। वो तो आरजेडी ने थोड़ा अच्छा कर दिया है। आरजेडी और एमएल दोनों ने थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर दिया है, जिसकी वजह से स्थिति बेहतर हुई है। तो झारखंड में भी कांग्रेस बहुत बड़ा श्रेय ले पाए वो बात नहीं है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय स्तर पे जो कमजोरी है, उस कमजोरी का सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी है और कांग्रेस की बाकी एलाइज के साथ काम कर सकने की कमजोरी है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है, हम महाराष्ट्र के चुनाव से ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि देश भर में बीजेपी के पक्ष में कोई हवा चल रही है, मोदी जी के लिए सहानुभूति बन गई है। ऐसा नहीं है। मोदी जी ने तो प्रचार भी नहीं किया था इस बार महाराष्ट्र में ज्यादा। ये अगर कोई ये है तो एक स्थानीय परिणाम है और स्थानीय स्तर पे राजनीतिक रणकौशल और चुनाव लड़ने का जो रणकौशल है वो ना समझने का परिणाम है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है योगेन जी कि शरद पवार चाणक्य माने जाते हैं और अजित पवार बहुत कमजोर माने जा रहे थे जहां पर इनका इलाका है, और यहाँ बिल्कुल उलट परिणाम आए हैं। मतलब नेशनल जो अजित पवार की एनसीपी है वो 38 सीटों पर आगे है और शरद पवार की एनसीपी केवल 13 सीटों पर आगे। ये थोड़ा सा, एक मिनट अब विवेक, मुझे भी मुकेश जी लगा उसमें एक ऐड आपके सवाल से जुड़ा हुआ एक ऐड करूंगा योगेंद्र जी। हम कैसे एक्सप्लेन करें कि एमवीए के तीनों पार्टनर्स मिलाकर उतनी ही सीटें ला पा रहे हैं जितने अकेले एकनाथ शिंदे की पार्टी ला रही है। ये तो बिल्कुल ही अकल्पनीय है। ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो झोल है। अब क्या झोल हो सकता है इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं हो सकता ये तीन पार्टी मिलाकर अकेले एकनाथ शिंदे भारी पड़ जाए इन पर। ऐसा तो हो नहीं सकता। एक सवाल योगेंद्र जी मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि दुनिया जो देखती है वो सही नहीं है। इसका मतलब कि जो चुनावों में भीड़ किसी के सामने नजर आ रही है और किसी की कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, तो जो कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं वो जीत रहा है, जिसके साथ भीड़ है वो हार रहा है। अगर लाडली बहना योजना की बात आप करें तो लाडली बहना योजना ने जितना लाभ महाराष्ट्र में पहुंचाया, उसके बावजूद वहां ये बीजेपी को झारखंड में उतना कैसे वोट मिल गया? अगर सिर्फ लाडली बहना की बात होती तो नेक टू नेक, बल्कि उससे आगे चल रही है बीजेपी, 29 सीटों पे है। तो वहां तो इसको तो और भी ज्यादा सीटें होनी चाहिए हेमंत सोरेन को। ये दो सवाल कंफ्यूजिंग है, ये हम लोग इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप बताएं।
जी, देखिए योगेंद्र जी। अंतिम सवाल जो था उसमें देखिए पहली बात तो कि वो जमाने समाप्त हो गए हैं जब हम किसी नेता की रैली में कुर्सियों को देखकर या लोगों को देखकर अनुमान लगा सकें। आजकल चुनाव मैदान पे नहीं लड़े जाते, सड़क पे नहीं लड़े जाते, चुनाव फोन की स्क्रीन पे और टेलीविजन की स्क्रीन पे लड़े जाते हैं। ये बार-बार साबित हुआ है, तो उससे मैं आजकल कम से कम मैंने तो कोई भी निष्कर्ष निकालना बंद कर दिया। 2 दिन के लिए थोड़ा 2 मिनट के लिए गुदगुदी हो जाती है, उत्साह हो जाता है, इससे फालतू कुछ नहीं है। लाडली बहन योजना में देखिए जो याद रखिए कि लाडली बहन योजना जैसी योजना झारखंड की जेएमएम सरकार ने भी घोषित की थी, उन्होंने भी लागू करनी शुरू की थी, पहली बात तो ये है। दूसरा कि वहाँ पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी आगे थी। तो एक मायने में जैसा उलटफेर यहाँ हुआ है महाराष्ट्र में, झारखंड में भी वैसा ही उलटफेर हुआ है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में आगे थी वो पीछे हो गई है। तो बीजेपी को धक्का लगा है झारखंड में, इसमें कोई शक नहीं है। तो लाडली बहन जैसी योजना एकमात्र निर्णायक चीज नहीं है, लेकिन उसमें बहुत असर हुआ है। जो विवेक भाई का सवाल है कि ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हैं, चौंकाने वाले हैं, शॉकिंग हैं, लेकिन केवल इतने से मैं निष्कर्ष ये नहीं निकालूँगा कि इसलिए हेरा-फेरी है। मैं जानता हूँ शिवसेना ने इस पे प्रश्न उठाए हैं। लेकिन ये क्या जैसे हरियाणा के चुनाव के बारे में के बाद कांग्रेस ने उठाए थे, मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद मुझे भी लगा था कि बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग होना प्रश्न उठाने का पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज होगा इसके बारे में कुछ प्रमाण देना। प्रमाण का मतलब कोई कानूनी प्रमाण नहीं, लेकिन कुछ ऐसा दिखाना कि देखिए ये तो असंभव था। तो अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन कल तक, परसों तक अगर शिवसेना या एमवीए के लोग कुछ ऐसे चीजें सामने रखें जिसको देखकर लगे कि ये तो राजनीतिक रूप से असंभव था, तब तो हम कहेंगे। अन्यथा केवल इस बात के आधार पे कि चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है, हम ये नहीं मान सकते कि हेराफेरी है। ये बात जरूर है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं इतना तो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कोई दीन ईमान तो है नहीं। वोट के लिए, जीतने के लिए मोदी, शाह और महाराष्ट्र बीजेपी के नेता, ये सारे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात ज़रूर है, लेकिन और हो सकता है इसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ईवीएम का नहीं तो दूसरी तरह की हेरा-फेरी तो बीजेपी करती ही करती है। वोटर लिस्ट से नाम कटवाना, पोलिंग स्लो करवा देना, ये सब धंधे तो हमेशा करते ही हैं। लेकिन फिलहाल जो फासला दिखाई दे रहा है वोट में, जब मैंने आधा घंटा पहले चेक किया था, तब 15% का फासला था। एमवीए को 35-36% वोट आ रहा था और महायुति को, बीजेपी के सहयोगियों को 50% से फालतू वोट आ रहा है। इतना बड़ा फासला केवल चुनावी हेराफेरी का नहीं हो सकता। और जब हम सड़क पे घूम रहे थे, ये बात जरूर है कि मेरे पत्रकार साथी जो कुछ सड़क पे थे, वो सब अंतिम क्षण तक मान रहे थे कि मुकाबला बहुत नजदीकी है। मगर एक बाहरी व्यक्ति के तौर पे घूमते हुए मुझे लगा था कि नहीं, महायुति को एक स्पष्ट एज है। तो हरियाणा जैसी स्थिति यहाँ नहीं थी, मध्य प्रदेश जैसी स्थिति यहाँ नहीं थी। एज था, लेकिन कई बार ऐसा होता है और विवेक जी मैंने कई बार देखा है कि जो हमें आंख से दिखता है कि बढ़त तो है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है, वो अचानक अंत में बहुत बड़ी हो जाती है, खासतौर पे सीट्स की टर्म्स में। जी, योगेश जी एक सवाल है। अभी आपने कहा कि बीजेपी का, मोदी, शाह का कोई दीन ईमान तो है नहीं। क्या जनता का दीन ईमान है? महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, बटेंगे, कटेंगे, पार्टियां तोड़ी गई, सरकार गिराई गई और अंत में खजाना लुटा दिया गया। क्या यही जनता का की मजबूरी है, जरूरत है? इसे जिस तरह से भी देख लें, या हमारे अभी ये लोकतंत्र बड़ा कमजोर है? सवाल जी, है, ये महाराष्ट्र के बाद भी आप पूछ सकते हैं, ये सवाल आप डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बारे में भी पूछ सकते हैं, दुनिया के बारे में पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ जनता हमारे जैसी ही होती है, थोड़ी सी ईमानदार, थोड़ी सी बेईमान, थोड़ी सी लालची, थोड़ी सी आदर्शवादी। और राजनीति का काम होता है कि जनता के अंदर जो बेहतर है उसको बाहर लाना और जनता के भीतर जो एक विकृति होती है उसको दबाना। बीजेपी उस विकृति को बाहर लाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ राजनीति में हमेशा
दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते वक्त 3 उंगली अपनी तरफ उठानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल उन्होंने मैंने देखिए मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूँ ना, मैंने तो महाराष्ट्र में जाके एमबीए के लिए प्रचार किया, तो ऐसा मैं कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वर यहाँ नहीं हूँ। और मैंने बिल्कुल ये सब बातें कही कि गद्दारी से बनी हुई सरकार है इत्यादि। लेकिन साधारण व्यक्ति सड़क पे पूछते थे, सोचते थे कि हाँ, ये इन्होंने गद्दारी की, हाँ, इन्होंने गड़बड़ की। पर साहब ये दूसरे वाले क्या दूध से धुले हैं क्या? इनका रिकॉर्ड ज़रा आपने देखा नहीं क्या? माने मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरे जो कुछ कर रहे हैं, उसकी गलती, उसकी जो अनैतिकता है, उसे सामने लाने के लिए आपको एक स्पष्ट विकल्प देना पड़ेगा। क्या महाराष्ट्र में एमबीए इस तरह का एक स्पष्ट विकल्प जनता के सामने रख पाई, जिसमें लोगों को लगे कि हाँ भाई, एक तरफ ये धोखे की सरकार है, एक तरफ जनता के पैसे फेंकने वाली सरकार है, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि महाराष्ट्र में कुछ बेहतर करेंगे, एक स्पष्ट वो करेंगे। महा एमबीए के पास 2-3 स्ट्रेंथ थे। एक ये कि उद्धव ठाकरे की छवि बतौर मुख्यमंत्री काफी अच्छी थी। उन्होंने अच्छा काम किया था, खास तौर पे कोरोना काल में। क्या एमबीए उनकी इस छवि का इस्तेमाल कर पाई? वो तब कर पाती अगर उनको एक चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता। एमबीए के पास दूसरी स्ट्रेंथ ये थी कि वो महाराष्ट्र के गरीब का, महाराष्ट्र के दलित का, आदिवासी का सब समर्थन की पार्टी मानी जाती थी। क्या वो उनको उस तरह से मोबिलाइज कर पाई? और क्या एमबीए जनता की, महाराष्ट्र की जनता के सामने इतनी न्यूनतम छवि भी दे पाई क्या कि हम एक हैं, हम मिलके राज करेंगे, हम महाराष्ट्र को एक वैकल्पिक सरकार दे सकते हैं? अगर आप महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर रोज पढ़ते होंगे तो ये तो छवि आपकी नहीं बनेगी। तो मैं मतलब बीजेपी की तरफ जो एक उंगली है वो तो आपकी भी है, मेरी भी है, हम सब की है, लेकिन हम सब दोस्त बैठ के यहाँ बातचीत करें और अपने तरफ जो 3 उंगलियां उठ रही हैं उसको ना देखें, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बीजेपी तो ऐसी ही है, रहेगी, दीन-ईमान इनका नहीं था, ना रहेगा। पैसे का खेल भी होगा, अडानी भी होंगे, चुनाव आयोग भी जैसा है, बिना रीढ़ की हड्डी का वैसा होगा। लेकिन इसके बावजूद आपको इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होना है, जीतना है। और मैं फिर कहता हूँ, महाराष्ट्र चुनाव जीतना असंभव नहीं था। इसके बावजूद अगर हारे हैं तो अपनी तरफ जो 3 उंगलियां हैं उसको तो देखना पड़ेगा। मुझे योगेंद्र जी, पता है दो आपको सवाल। जाना है, बस एक सवाल लूंगा जी। एक सवाल। पूर्णिमा जी आप पूछिए। योगेंद्र जी, क्या आज अभी तक के नतीजे देख के आपको लगता है कि अडानी फैक्टर भी कहीं ना कहीं इसमें प्रभावी रहा है? नहीं, देखिए, अडानी फैक्टर अडानी फैक्टर मतलब के 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कि अडानी जी का पैसा जो कि इस देश की राजनीति में तमाम जगह पे घूमता है, ज़्यादा बीजेपी वगैरह के पास घूमता है। और दूसरा हो सकता है कि उनके हुए खुलासे जो जी, महाराष्ट्र में जो खुलासे हुए थे वो खुलासे। मेरा मतलब उसी अ, से है। देखिए, खुलासे की ज़िम्मेवारी, खुलासे की ये बात जो हम टीवी स्टूडियो में, यूट्यूब पे बात करते हैं, क्या ये बातें आम जनता तक पहुँचती भी हैं क्या? मेरा अनुभव ये रहा है कि जनता को पता भी नहीं होता। जो अडानी जी का लेटेस्ट खुलासा हुआ वो तो ख़ैर महाराष्ट्र चुनाव के बाद है, लेकिन उससे पहले भी तो जो बातें हो रही थी, जो चीज़ें आई थी स्पष्ट रूप से, मीटिंग होना, अडानी जी द्वारा मीटिंग करना इत्यादि, ये सब बातें जनता तक पहुँची, ऐसा मुझे नहीं लगता। और क्या जनता तक ये छवि पहुँची होगी कि भई अडानी जी ये खेल केवल महायुति के लिए करते हैं, एमवीए वाले तो बड़े दूध के धुले हैं। अब याद रखिए अडानी जी की जिस मीटिंग की बात हो रही थी, उस मीटिंग में शरद पवार भी बैठे थे। तो किस मुँह से जाके बोलेंगे कि अडानी ऐसा अनैतिक काम कर रहे हैं? वो कहेंगे भैया तुम क्यों बैठे हुए थे इस मीटिंग के अंदर? तो ये फैक्टर नहीं है। और अडानी वाले सवाल को, जो कि इस देश का बहुत बड़ा सवाल है, उस सवाल को इस देश की जनता का सवाल बनाने की जिम्मेवारी ऑपोजिशन की है। और मेरे ख्याल में अब तक राहुल गांधी तो लगे रहते हैं इस सवाल पे, लेकिन ऑपोजिशन इसको सवाल बना पाया है ऐसा मुझे नहीं लगता।